मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने रशियन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट और जर्मन स्कूल ऑफ थॉट का अध्ययन कर लिया है। और वहाँ पर हम लोगों ने जो इनके इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स थे उनकी भी स्टडी हम लोगों ने की अच्छे से हम लोगों ने उन सभी चीज़ों को समझ लिया। आज हम लोग की बारी है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट अर्थात ब्रिटिश भौगोलिक संप्रदाय जो है, जो ब्रिटेन के इम्पोर्टेंट हमारे जियोग्राफर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करने की। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े जियोग्राफर्स ब्रिटेन में हुए हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अब अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा इतिहास देखें ब्रिटेन में जियोग्राफी का, तो मैंने आपको एक जगह बताया है कि एक है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन। तो ये जो जियोग्राफिकल सोसाइटी है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1830 में हुई थी। और आपको याद होगा कि मैंने आपको ये भी बताया है कि सबसे पुरानी जियोग्राफिकल सोसाइटी जो है, जियोग्राफिकल सोसाइटी सबसे पुरानी फ्रांस की है, 1821 की है। इसके बाद 1827 में जो जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई वो रिटर महोदय के सहयोग से उसकी स्थापना होती है, और वो हम लोगों की बर्लिन जियोग्राफिकल सोसाइटी है। ये 1830 में स्थापित हुई रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। तो धीरे धीरे जो जियोग्राफिकल सोसाइटीज़ होती हैं, इनका किसी भी पर्टिकुलर अगर देश की बात करें तो वहाँ पर भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान होता है। और 1887 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भूगोल का नया विभाग बना और हैफोर्ड जॉन मैकिंडर को उसका संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भूगोल के डिपार्टमेंट्स खुले। तो मतलब हम आइडिया यहाँ से ले सकते हैं कि 1830 से धीरे धीरे स्टार्टिंग होना शुरू हुई ब्रिटेन में जियोग्राफी की। मतलब जियोग्राफी तो पहले भी रही होगी, लेकिन जब एक सोसाइटी बन गई तो व्यवस्थित तौर पे इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। जब 1830 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई, उसके बाद से कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से एक विषय के रूप में इसका डेवलपमेंट होने लगा। और 1887 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नया डिपार्टमेंट बना, और इसके बाद तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट खुलने लगे। और वहाँ भी मैंने आपको मैकिंडर के बारे में भी बताया, जो कि वहाँ पर उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और वहीं से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पहले जो जियोग्राफर हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट के, वो हैं हैफोर्ड जॉन मैकिंडर। फ्रेंड्स, जब भी बात आती है किसी इम्पोर्टेंट ब्रिटिश जियोग्राफर की, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हैफोर्ड जॉन मैकिंडर का। जो भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर, चाहे जहाँ का भी हो, जो उसकी स्टार्टिंग करता है, जैसे जियोग्राफी के संदर्भ में हम देखें तो उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे कि जर्मनी वाले में हम लोगों ने देखा था कि जर्मन जियोग्राफर्स में हम लोगों ने रीनोल्ड फॉस्टर, जॉर्ज फॉस्टर से शुरू किया था। इसके पश्चात हम लोगों ने फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में एलिसी रेकलस से शुरू किया था। तो ये सारे हमारे अलग अलग इम्पोर्टेंट विद्वान हैं जिन लोगों ने स्टार्टिंग करने का काम किया। और ब्रिटिश में अगर हम देखें, ब्रिटेन का जो स्कूल ऑफ थॉट है वहाँ का, तो हैफोर्ड जॉन मैकिंडर का नाम आता है। और हैफोर्ड जॉन मैकिंडर सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं अपने जिस सिद्धांत के लिए, वो है इनका हार्टलैंड थ्योरी, हृदय स्थल की संकल्पना। इनके बारे में अगर हम देखें तो इनका व्यक्तित्व थोड़ा बाकी जियोग्राफर्स से अलग है। ये काफ़ी आंदोलन इत्यादि में भी सक्रिय रहे और ये प्रोफेसर भी रहे। अलग अलग जगह पर इनके तरह तरह के स्पीचेस काफ़ी फेमस है, भाषण जिन्हें हम कहते हैं, काफ़ी फेमस है। लगभग 600 से 700 इन्होंने स्पीच दी अलग अलग टॉपिक्स पे। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जियोग्राफी को शुरू करने में ब्रिटेन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है तो वह है हैफोर्ड जॉन मैकिंडर। और इसके पश्चात अगर हम इनके टीचिंग कैरियर को देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में इन्होंने
अध्यापन का भी कार्य किया। तो ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर प्रोफेसर थे। वो मैं बस आपको ऐसे हिंट के लिए बता देता हूँ कि आप उसको भी समझे रहिए एक बार। सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में जो चीज़ है वो है इनकी किताबें। इनकी किताबें अगर हम देखें तो उनमें इनकी ज़्यादातर जो बुक्स हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप लोग पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका बहुत बार नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो काम किया वो पॉलिटिकल जियोग्राफी के क्षेत्र में किया, राजनीतिक भूगोल में। और इनकी बुक्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, हिंदी में कहें तो ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज़, नेशंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड, राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ द पीस। इनको इंग्लिश में याद कर लीजिए, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, इतिहास की भौगोलिक दूरी, लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ, राष्ट्र और आधुनिक विश्व, गोल विश्व एवं शांति की विजय। तो ये जो इनकी 5 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ये पांचों आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल जियोग्राफी में भी ये पूछी जाती हैं। ये पांचों की पांचों किताबें पॉलिटिकल जियोग्राफी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। और इन्हीं में से जो इनका द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास की भौगोलिक धुरी, इसमें इन्होंने 1904 में ये बुक आती है। और इसी में इन्होंने जो इनकी हृदय स्थल की संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड, वो उसके बारे में इसी में इन्होंने बताया है। और इसके पश्चात एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि जो हृदय स्थल संकल्पना है, इसमें कई बार संशोधन हुआ। जब इनकी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज़ वाली बुक आई तो 1919 में आती है, उसमें फिर थोड़ा सा हार्टलैंड थ्योरी में संशोधन होता है। फिर जब इनकी बुक आती है 1943 में, राउंड वर्ल्ड एंड मीनिंग ऑफ द पीस वाली, तो फिर जो इनका हृदय स्थल संकल्पना है, हार्टलैंड थ्योरी है, उसमें फिर से थोड़ा संशोधन होता है। तो यहाँ से एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कई बार ये मैंने खुद भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय ये देखा है कि ये पूछा जाता है कि किसने हृदय स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो हृदय स्थल की संकल्पना के बारे में जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बस मेन कॉन्सेप्ट उसका बता दे रहा हूँ। बेसिकली हार्टलैंड क्या होता है, अगर आप ध्यान से सोचें, हार्टलैंड जो है, किसी भी अगर हम इंडिया की बात करें तो जो उसका केंद्र होगा, हार्टलैंड मतलब जहाँ पर सबसे अच्छी संसाधन की मतलब कह सकते हैं कि संसाधनों से, रिसोर्सेज से, संसाधनों से जो रिच होगा, हर तरह की सुविधाएं होंगी, बिल्कुल सुरक्षित होगा, मतलब पूरे देश में बाकी सभी एरिया से बेहतर उसकी कंडीशन होगी हर दृष्टि से, वो उसका हार्टलैंड है, मतलब सबसे मेन स्थान है बिल्कुल। विश्व के संदर्भ में मैकिंडर ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सम्मिलित करके एक विश्व द्वीप की संज्ञा दी। और इनका ये कथन था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, और ये पूछा भी जाता है कि ये कथन किसने दिया था, कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व को नियंत्रित करता है। ये इनका मानना था। और ये मतलब ये जो एरिया की भी मैंने बात की, जिनको इन्होंने विश्व द्वीप माना है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इसको मिला के इन्होंने विश्व द्वीप की संज्ञा दी है। और इनका ये मानना था कि जो हृदय स्थल पर शासन करेगा विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वो विश्व को नियंत्रित करेगा। तो ये बेसिकली ऐसा मानते थे कि जो इनका विश्व द्वीप वाला एरिया है वो संसाधनों से बिल्कुल धनी है, संसाधनों से भरा हुआ है। और बाद में धीरे धीरे इनके विचारधारा में कई बार परिवर्तन भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1904 में, फिर 1919 में, फिर 1943 में। तो ये इनकी हार्टलैंड की थ्योरी है, हृदय स्थल संकल्पना है। मतलब इन्होंने ऐसा माना कि ये जो स्थान है ये पूरे विश्व का एक हार्टलैंड है, एक हृदय स्थल है, सबसे मेन स्थान है। इसके बारे में ज़्यादा हमें अभी इस समय नहीं जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे जियोग्राफर्स की स्टडी करनी है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि ये जो सिद्धांत आया हार्टलैंड का, इसके विरोध में कौन सा सिद्धांत आया।
तो उसमें हम बताते हैं कि स्पाइक मैन ने अपने रिम लैंड कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया, स्पाइक मैन महोदय ने। और इसके बारे में हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जानना है, बस हमें इतना जानना है कि स्पाइक मैन ने रिम लैंड संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये है स्पाइक मैन का रिम लैंड वाला कॉन्सेप्ट। और अभी इसके जस्ट पहले आया था कौन सा, हार्टलैंड कॉन्सेप्ट बाय हैफॉर्ड जॉन मैकिंडर। तो डिटेल में अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अलग से चैप्टर में हम इसको पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि रिम लैंड कॉन्सेप्ट स्पाइक मैन ने दिया था और हार्टलैंड कॉन्सेप्ट दिया था एच.जे. मैकिंडर, हैफॉर्ड जॉन मैकिंडर ने। और हार्टलैंड कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है, डिटेल में हम लोग आगे बात कर लेंगे उस पर। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं मैकिंडर के विषय में। मैकिंडर महोदय के बारे में इतना जानना हमारे लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि जब आप स्कूल ऑफ थॉट पे लिखेंगे तो ऐसे तो मैकिंडर पे लॉन्ग आंसर सीधे सीधे आएगा नहीं, आएगा तो पूरे स्कूल ऑफ थॉट को लेते हुए आएगा। तो इतने में से मुझे उम्मीद है कि आप 50 वर्ड का मैटर तो बना ही लेंगे, निश्चित बना लेंगे, जितनी स्टडी हम लोगों ने कर ली है अभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले जो हमारे जियोग्राफर हैं वो हैं ए.जे. हर्बर्टसन। ए.जे. हर्बर्टसन जो है, इनके बारे में सिर्फ हमें इतना जानना है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मैकिंडर जब प्रमोट हो गए थे तो जो पहले वो रीडर की पद पे नियुक्त हुए, रीडर से जब वो प्रोफेसर हो गए तो जो रीडर का पद जो खाली हो गया उस पर फिर हर्बर्टसन की नियुक्ति हुई। तो इससे एक चीज़ ये क्लियर होता है कि ये भी एक प्रोफेसर थे, और कहाँ पर प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मतलब पहले जब वो मैकिंडर प्रोफेसर बने तो उनका जो रीडर वाला पद खाली हो गया, तो फिर इनको वहाँ पे पोस्ट मिल गई। तो मतलब ये अध्यापन से जुड़े हुए थे, और कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है, इन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि किस विद्वान ने सबसे पहले विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। तो ये काम करने का जो कार्य है, ये जो कार्य किया, ये किया ए.जे. हर्बर्टसन महोदय ने। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बुक्स तो आप इनकी देख ही रहे हैं। इनकी बुक्स पे अगर हम बात करें तो मेजर नेचुरल रीजन्स, एन एसे इन सिस्टमेटिक जियोग्राफी, मैन एंड हिज वर्क, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश लेक्स, नेचुरल रीजन्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू जियोग्राफी। तो इनकी 2 बुक्स तो नेचुरल रीजन के लिए ही हैं, और इनके बारे में बस आपको यही चीज़ पढ़नी है कि एक इनकी 1905 वाली बुक है, एक 1913 की बुक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो वर्क है वो यही है कि इन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया। अब प्राकृतिक प्रदेश क्या होते हैं? प्राकृतिक प्रदेश बेसिकली, अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम इनके प्राकृतिक प्रदेशों की बहुत ज़्यादा यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपको पुस्तकों में मिल जाएंगी, और इसका आंसर लिखते समय आप प्राकृतिक प्रदेशों को अगर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्राकृतिक प्रदेश बताए हैं। एक हम हिंट के रूप में आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि सबसे पहला इन्होंने बताया ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश में उसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। दूसरा इनका था कूल टेम्परेट रीजन, ठंडे शीतोष्ण प्रदेश। इसको इन्होंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके पश्चात वार्म टेम्परेट रीजन, इसको भी इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हॉट रीजन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। और इसके पश्चात तिब्बत तुल्य प्रदेश और अमेजन तुल्य प्रदेश। तो टोटल इन्होंने अगर बड़े लेवल पे देखें तो 6 प्रदेशों में अपना क्लासिफिकेशन किया, जिसमें कि पहले वाले में सब डिविज़न्स हैं, दूसरे में भी सब डिविज़न्स हैं, तीसरे में भी सब डिवीज़न है, चौथे में भी सब डिविज़न्स हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो इनके बारे में इतना पर्याप्त है। आप इनको कैसे लिखेंगे ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इनको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिटिश जियोग्राफर, और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया। इनकी कुछ बुक्स पे अभी हमने बात की थी, वो बुक्स आप लिख देंगे। और फिर जो इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन किया है, ध्रुवीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, ऐसे ऐसे जो इनके डिविज़न्स हैं
अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे प्रयास करिए, रटने वाली चीज़ें बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसको अगर आप याद करके वो पूरा एक चार्ट बना देंगे तो फिर मतलब आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा आंसर। और मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जल्दी जल्दी लिखना ही रहेगा शीतोष्ण प्रदेश में कौन कौन से सब डिविजन्स हैं। और अगर मान लीजिए अंदर के सब डिविजन्स नहीं याद हो पा रहे हैं तो कम से कम जो इनकी मेन 6 हेडिंग्स हैं उन्हीं को याद कर लीजिए तो भी काम हो जाएगा। तो इनके बारे में इतना सफिशिएंट है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो जियोग्राफर हैं वो हैं पैट्रिक गेटिस। पैट्रिक गेटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश जियोग्राफर है। हम लोगों ने कई बार इनका अध्ययन किया है जगह जगह पर अध्ययन करते समय। और ये इनका जो फील्ड है वो क्या है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं मैकिन्डर को, तो मैकिन्डर पॉलिटिकल जियोग्राफी से ज़्यादा संबंधित थे। फिर अभी हम लोगों ने देखा हर्बर्टसन को, तो हर्बर्टसन काफ़ी वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित लग रहे हैं। और पैट्रिक गेटिस जो है ये सेटलमेंट जियोग्राफी से संबंधित हैं। और इनका अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य देखें तो इन्होंने कनर बेसन सन नगर की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और दूसरा इनका जो इम्पोर्टेंट, इनके 2 काम इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ हम उन्हीं कामों पे फोकस करेंगे। एक तो इन्होंने नगर का विकास कैसे होता है, किसी नगर का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, इसको इन्होंने 3 युगों में बांटा है, ईवो टेक्निक, पैलियो टेक्निक और नियो टेक्निक। मतलब कि 1000 से 1800 ईस्वी तक का जो भी समय है उसको इन्होंने ईवो टेक्निक में रखा, 1800 से 1900 तक का पैलियो टेक्निक में, और 1900 ईस्वी से अभी जो समय चल रहा है इसको इन्होंने नियो टेक्निक के अंतर्गत शामिल किया। तो ये बेसिकली इनका ये मानना था कि नगर का विकास ये अलग अलग युग में बांटा कि ये जो नगर आपके 1000 से 1800 ईस्वी तक के हैं वो ईवो टेक्निक में चले जाएंगे, फिर पैलियो टेक्निक का समय आएगा, फिर नियो टेक्निक का समय आएगा। तो ये इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अक्सर कि किस विद्वान ने नगर के विकास को 3 युगों में बांटा, तो आपको ये बताना पड़ेगा वहाँ पे। और दूसरा इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सन नगर या कनरबेशन टर्म का सबसे पहले यूज़, उसके बारे में सबसे पहले बताया। कनरबेशन आपने पढ़ा होगा सेटलमेंट जियोग्राफी में। इन्होंने ब्रिटेन में द श्रीलंका शहर में स्टडी की और इनको ये लगा कि जो नगर है उसमें जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो अभी रुकी नहीं है, वो कंटिन्यू अभी जारी है। इसको इन्होंने कहा, अगर आप कनरबेशन शब्द, मैंने इस पर थोड़ी सी अच्छे से स्टडी की थी, ये चीज़ें बुक में नहीं मिलेंगी। कनरबेशन को अगर आप थोड़ा इसको तोड़ेंगे तो आपको ये जो शब्द इसमें से निकल के आता है वो आता है कॉन्टिन्यू अर्बनाइजेशन। कॉन्टिन्यू अर्बनाइजेशन से बना है कनरबेशन, ठीक है। तो मतलब हिंदी में कहेंगे तो सतत नगरीकरण, मतलब कि जहाँ नगरीकरण रुका नहीं है, नगरीकरण होता जा रहा है और एक बहुत बड़ा नगरीकृत एरिया बन गया है और अभी भी नगरीकरण जारी है। तो ये चीज़ जो होती है इसका इन्होंने आभास इनको हुआ, या कह सकते हैं इन्होंने एक्सपीरियंस किया दक्षिणी लंका शहर के नगरों में। उनको लगा कि वहाँ पर प्रशासनिक सीमा से बाहर विस्तार के परिणाम स्वरूप एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है, और इसको इन्होंने कनरबेशन इसके लिए टर्म का यूज़ किया। और ऐसा जो ये टर्म है कनरबेशन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं मेगालोपॉलिस में और कनरबेशन में। तो ये चीज़ यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कनरबेशन का कॉन्सेप्ट पैट्रिक गेटिस का है और जो मेगालोपॉलिस का कॉन्सेप्ट है वो जीन गॉटमैन का है। जीन गॉटमैन एक फ्रेंच जियोग्राफर थे और उन्होंने यूएसए में स्टडी की और अपना मेगालोपॉलिस का कॉन्सेप्ट दिया। और जो ये कनरबेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये गेटिस का है, जो कि एक ब्रिटिश जियोग्राफर हैं और इन्होंने अपने ब्रिटेन में ही अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट दिया। तो इनके बारे में इतना सफिशिएंट है। यहाँ से आप अपना पर्याप्त मैटर यहाँ से आप लिख सकते हैं, इससे अधिक इनके बारे में हमें और कुछ भी नहीं जानना है। इसके पश्चात अगले जो हमारे जियोग्राफर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जब भी ब्रिटेन के जियोग्राफर्स की बात होती है तो मैकिन्डर के बाद अगर किसी विद्वान का
नाम आता है तो वह हैं हमारे लॉरेंस डडले स्टाम्प, LD स्टाम्प, जिन्हें ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने सर की उपाधि दी है, मतलब उनका नाम है सर LD स्टाम्प। इतने महान, अब इनकी आप महानता समझ ही सकते हैं। और इनकी खासियत क्या है, इनके बारे में ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रहे। 1923 से 1926 तक ये म्यांमार में रंगून यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, फिर लंदन यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे। तो काफ़ी ज़्यादा ये अपने अध्यापन से जुड़े हुए थे। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सीधे हम उसी पे आएंगे, भूमि उपयोग प्रणाली, लैंड यूज़, इस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। और ये प्रश्न कई बार, मतलब इसकी तो कोई संख्या ही नहीं है, ये कितनी बार पूछा जा चुका है कि किस विद्वान ने लैंड यूज़ पर बात की है, भूमि उपयोग प्रणाली। तो या ऐसे भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भूमि उपयोग प्रणाली किस महान विद्वान की देन है। तो ये हैं आपके सर LD स्टाम्प। इन्होंने भूमि उपयोग क्या होता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये आपका गांव है, इसका भूमि उपयोग बताइए, तो आप पूरे गांव को देखेंगे और आप ये बताएंगे कि हाँ, गांव का ये एरिया में छोटा मोटा उद्योग लगा है, इस एरिया में खेती हो रही है, इस एरिया में पशुपालन हो रहा है, इस एरिया में लोगों के रहने का मकान है, इस एरिया में कह सकते हैं कि कोई और काम हो रहा है। तो मतलब भूमि उपयोग का सिंपल सा अर्थ है कि कहीं पर हम किस प्रकार से लैंड का यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारा प्रयोग हो रहा है वहाँ पे लैंड का। तो यही होता है भूमि उपयोग। और इसके बारे में सबसे पहले अगर बात किसी ने की, कॉन्सेप्ट दिया, स्टार्टिंग की, तो वो सिर्फ एक ही विद्वान का नाम आता है वहाँ पे, सर लॉरेंस डडले स्टाम्प। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क है वो इनकी भूमि उपयोग प्रणाली है। और इनकी अगर बुक्स की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ को देखते हैं जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं। उनमें द जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ हैंड बुक ऑफ कॉमर्शियल जियोग्राफी, सम एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल जियोग्राफी, मतलब आप सोचिए कि मेडिकल जियोग्राफी पर भी इन्होंने बात की है, जो कि एक नई ब्रांच है। द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज, इनकी सबसे बड़ी पुस्तक, सबसे बड़ी का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कहने से है। ये बुक बहुत बार पूछी जा चुकी है, और मैंने अभी आपको बताया था कि भूमि उपयोग प्रणाली, लैंड यूज, इस पर सबसे अधिक काम अगर किसी विद्वान ने किया है तो वो हैं LD स्टाम्प महोदय। और उनकी ये बुक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी बुक में इन्होंने ब्रिटेन में किस प्रकार का भूमि उपयोग है, किस प्रकार का लैंड यूज है, उसके बारे में बताया है। इनकी अन्य इम्पोर्टेंट बुक्स में एक और लैंड यूज की बुक है, हिस्ट्री ऑफ लैंड यूज इन एरिड रीजन, मतलब जो हमारे शुष्क क्षेत्र हैं उनमें भूमि उपयोग का क्या इतिहास हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इनके पश्चात जो हमारे अगले इम्पोर्टेंट जियोग्राफर हैं वो हैं पीटर हैगेट। फ्रेंड्स, पीटर हैगेट का नाम आपने सुना होगा, और जब हम लोग मात्रात्मक क्रांति पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको इनके बारे में बताया है। पीटर हैगेट कह सकते हैं हम कि ब्रिटेन में आधुनिक जियोग्राफर्स जो हैं, नए ज़माने के जो भूगोलवेत्ता हैं, उनमें सबसे बड़े जियोग्राफर हम इन्हें मान सकते हैं। और मात्रात्मक क्रांति में इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। और बस इनके बारे में आपको यही बताना है। ये ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर थे पीटर हैगेट, और सबसे बड़ा जो इनका योगदान था वो था मात्रात्मक क्रांति में, मतलब कि जो मात्रात्मक विधियां होती हैं, मॉडल्स का निर्माण, मात्रात्मक विधियों का प्रयोग, मैथमेटिकल जो हमारे मेथड्स होते हैं, सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने का काम किया। और ये बात तो आपको सीधे पता चली रही कि ये मात्रात्मक क्रांति के ये समर्थक थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके बारे में बताया। और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं उनमें लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, जियोग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस, मॉडल इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी, फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग। ये इसमें आपको
ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इनके बारे में थोड़ी चीज़ें बता दीजिए। इनकी बुक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये सभी की सभी पुस्तकें हम लोग ऑलरेडी मात्रात्मक क्रांति वाले चैप्टर में, और इसके बाद एक चैप्टर और मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में आपको बताया था मात्रात्मक क्रांति की। वहाँ पर भी मैंने इन किताबों का जिक्र किया है, क्योंकि ये किताबें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स, कहाँ के? ब्रिटेन के। हम लोगों ने अभी तक मैकिंडर, एजे हर्बर्टसन, पैट्रिक गेडिस, एडी स्टाम्प और पीटर हैगेट, इन पांच भूगोलवेताओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। ये पांच इंपॉर्टेंट जियोग्राफर्स हैं, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट और नहीं है, और भी हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, लेकिन जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानना था वो हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब आइए जो हमारे अदर जियोग्राफर्स हैं उनके बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी करके मेन मेन चीज़ें देख लेते हैं। एक जियोग्राफर का नाम अक्सर आपने सुना होगा, पीटर हैगेट के साथ किया जाता है, आरजे शोरले। आरजे शोरले ने बहुत सारी बुक्स पीटर हैगेट के साथ ही लिखी हैं, जैसे कि अभी जो मैंने आपको कुछ बुक्स बताई थी उनमें जो मॉडल्स इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी और फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग, ये जो 4 बुक्स हैं, ये बुक्स हैं, ये पुस्तकें, ये जो किताबें हैं, ये शोरले के साथ हैगेट ने मिल के लिखी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और शोरले और हैगेट ये दोनों ही लोग माने जाते हैं कि इन्होंने मात्रात्मक क्रांति को काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि जब भी मात्रात्मक क्रांति की बात आती है भूगोल में, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मेथड्स की बात आती है, तो एक ही दो नाम हमारे सामने आते हैं ब्रिटेन के, वो हैं हैगेट और शोरले। और उनमें पीटर हैगेट के बारे में तो हमने काफ़ी डिटेल में बात की, और इनको भी आप ध्यान में रखे रहिएगा, इन्होंने बहुत सारी बुक्स साथ में लिखी हैं हैगेट के, और ये कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि लुईस ममफोर्ड। लुईस ममफोर्ड सेटलमेंट जियोग्राफी के लिए अपने जाने जाते हैं, अधिवास भूगोल में उनका इम्पॉर्टेंट योगदान है, और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम किया है, नगर के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। अभी आपने पहले पढ़ा था पैट्रिक गेडिस, पैट्रिक गेडिस ने नगर के विकास के 3 युग बताए हैं, अवस्थाएं नहीं बताई हैं। इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं कि कैसे कैसे एक नगर का विकास होता है। पहली अवस्था ईओपोलिस होती है, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टैलेनोपोलिस, मेगालोपोलिस के बाद टैरेनोपोलिस और फिर नेक्रोपोलिस। मतलब नगर ईओपोलिस से शुरू होता है और नेक्रोपोलिस पे जाके खत्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल नष्ट हो जाता है लास्ट वाली स्टेज में। तो नगर का इस प्रकार से विकास होता है, 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। इसके बाद एक और विद्वान है रॉबर्ट ई डिकिंसन, इनका भी सेटलमेंट जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा योगदान है। जब सेटलमेंट जियोग्राफी हम लोग पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, बहुत जगहों पर मैंने आपको डिकिंसन की डिफिनेशन भी बताई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस फील्ड से संबंधित थे। ये सेटलमेंट जियोग्राफी से संबंधित थे, और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है सिटी रीजन एंड रीजनरिज्म और द वेस्ट यूरोपियन सिटी। इसके बाद अगला नाम आता है जॉन आई क्लार्क का। जॉन आई क्लार्क, जब भी जनसंख्या भूगोल की बात आती है तो सबसे बड़ा जो नाम वहाँ पे आता है वो जीटी त्रिवार्था का आता है, जो कि फादर हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी के। लेकिन जनसंख्या भूगोल अर्थात पॉपुलेशन जियोग्राफी में अगर जीटी त्रिवार्था के बाद किसी विद्वान का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है तो उनमें है जॉन आई क्लार्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स है। अगर हम देखें पुस्तकें की इम्पोर्टेंट देखें तो एक पुस्तक सबसे फेमस है इनकी, जनसंख्या भूगोल। इसके पश्चात अगर कुछ और जियोग्राफर्स पे हम ध्यान दें तो उनमें जो मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, एक तो है ए ई स्मेल्स। ए ई स्मेल्स भी सेटलमेंट जियोग्राफी से रिलेटेड हैं, और इन्होंने बुक लिखी थी जियोग्राफी ऑफ टाउन्स। मैं इनको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है, तो जो मुझे लग रहा है कि ये आपको बताना ज़रूरी है उसको मैं ज़रूर मेंशन कर रहा हूँ। जियोग्राफी ऑफ टाउन्स, ए ई स्मेल्स और सी डी फोल्ड, ये
इम्पोर्टेंट ह्यूमन जियोग्राफर हैं और इनकी बुक है हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये रहे हमारे सभी इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स। एक जियोग्राफर के बारे में मैं और आपसे जिक्र करना चाहूँगा। उनके बारे में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि उन्होंने मानव प्रदेश के कॉन्सेप्ट को फेमस किया। एच.जे. फ्लियोर। मानव प्रदेश ह्यूमन रीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। उनका नाम है एच.जे. फ्लियोर। बस इनके बारे में इतना ही हम रखते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारे जियोग्राफर्स के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है। उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि अगर हम सभी जियोग्राफर के बारे में लंबी लंबी बातें करने लगेंगे तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आधे घंटे से ऊपर हमारा अध्याय जा रहा है और हम लोगों ने सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सिर्फ इतने ही जियोग्राफर हुए, जियोग्राफर बहुत हुए होंगे, लेकिन उनमें से हमने सबसे पहले तो कुछ को चुना जिनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया, जैसे स्टाम्प हैं, पैट्रिक गेडिस हैं, मैकिंडर हैं, ये सारे लोग। इसके बाद कुछ को मैंने और चुना जिनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट बातों को जानना था। जैसे मान लीजिए अक्सर पूछा जाता है कि मानव प्रदेश का कॉन्सेप्ट, तो आप बता देंगे एच.जे. फ्लियोर ने दिया था। अब एच.जे. फ्लियोर के बारे में बहुत डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। इनके बारे में लंबा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। इसलिए इसको लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब भी ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट आए तो आपको करना क्या है, आपको शुरुआत करनी है मैकिंडर से। जिन जिन जियोग्राफर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की है वो इनके सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफर हैं। आप लुईस ममफोर्ड के बारे में बता दीजिए, आप स्मेल्स के बारे में बता दीजिए, आप स्टाम्प और मैकिंडर को छोड़ दीजिए, तो ये आपका आंसर बिल्कुल अधूरा रहेगा। आप स्टार्टिंग करेंगे किससे, जिस क्रम में हम लोगों ने स्टडी की है। आप मैकिंडर को बताएंगे, आप हर्बर्टसन पे बात करेंगे, पैट्रिक गेडिस पे बात करेंगे, एल.डी. स्टाम्प के बारे में बताएंगे और पीटर हैगेट और शोरले के बारे में बताएंगे। इतने जियोग्राफर्स के बारे में बताने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो ठीक है, तब आप जो हम लोगों ने लास्ट में छोटे छोटे कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जियोग्राफर्स के बारे में, मेन मेन केवल चीज़ें जल्दी करके, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जितने जियोग्राफर्स मेन स्ट्रीम के हैं उतने सफिशिएंट हैं। मित्रों, इस प्रकार से ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट का ये अध्याय हम लोग कहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने सभी प्रमुख जियोग्राफर्स के बारे में अध्ययन कर लिया। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की मैकिंडर से, उसके बाद हम लोगों ने हर्बर्टसन, पैट्रिक गेडिस, पीटर हैगेट, एल.डी. स्टाम्प जैसे प्रमुख जियोग्राफर्स का अध्ययन किया और अदर जियोग्राफर्स में आर.जे. शोरले, डिकिंसन, ममफोर्ड, फ्लीवर जैसे कुछ अदर जियोग्राफर्स की भी हम लोगों ने स्टडी की। तो इसमें आपको मेन फोकस जो 5 हम लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़े थे, हर्बर्टसन, पीटर हैगेट और स्टाम्प और मैकिंडर और पैट्रिक गेडिस, ये 5 प्लस एक मैं और इसमें ऐड करूँगा जो शोरले महोदय, क्योंकि शोरले ने पीटर हैगेट के साथ काफ़ी काम किया हुआ है। तो ये 6 पर आपको मेन फोकस करना है। अदर जो हमारे जियोग्राफर्स हैं उनको आपको साइड में लेके चलना है, अगर समय मिलता है तो ही उन पे बात करनी है, लेकिन जो ये 6 नाम अभी मैंने आपको बताए हैं इन पर आपको मेन फोकस करना है। और अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।